ढोलकपुर गांव में धनिया नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी और अपनी बेटे रामू के साथ रहता है। धनिया गांव में अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है। वह अपने खेतों में खूब मेहनत करता है, पर वह अपने बेटे को लेकर अक्सर परेशान रहता है। धनिया का बेटा रामू दिन भर पूरा समय कभी घर में तो कभी गांव में ही गंवा देता है। एक सुबह धनिया गुस्से से कहता है, यह लो सुबह हो गई है और यह नालायक अभी भी आलस में खटिया पर पड़ा हुआ है। अरे महाराज, अभी उठ भी जाओ, सुबह हो गई है और मेरे साथ खेतों के लिए चलो, पूरा खेत खोदने के लिए पड़ा हुआ है। तभी धनिया की पत्नी राधिका वहां आ जाती है और धनिया से कहती है, अरे जी, क्यों सुबह सुबह घर सर पर उठा रखा है और मेरे चांद से बेटे को क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? हाँ आइए महारानी जी, आपके ज्यादा लाड प्यार के कारण ही तो यह काम करने से दूर भागता है। पूरा दिन भैंस की तरह फुहारा लेते हुए खटिया पर पड़ा रहता है। अगर शुरुआत से ही इसे काम पर लगाया होता तो तुम्हारा यह चांद निकरमा नहीं होता। जी, आपको तो मेरे बेटे को कुछ न कुछ सुनाने का मौका ही चाहिए। अभी इसकी उम्र ही कहाँ हुई है काम करने की। हाँ हाँ, इसकी अभी उम्र ही कहाँ हुई है काम करने की। 2-3 महीने पहले ही तो इसका जन्म हुआ है। मैं तो इसके लिए बाजार से डायपर खरीदने की सोच रहा था। बात करती हो। तभी रामू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आप चलिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। मुझे अभी थोड़ा और सोना है, मुझे सोने दीजिए। मैं अभी खेतों के लिए जा रहा हूँ। जब यह नींद से जाग जाए तो इसे खेतों में भेज देना। खेतों में काफी खुदाई पड़ी हुई है और फसल बोने का समय भी नजदीक आ रहा है, कहीं हमें देर ना हो जाए। ऐसा कहकर धनिया खेतों के लिए चला जाता है। खेतों में पहुंचने के बाद वह खेतों में खुदाई करने लग जाता है। काफी समय खुदाई करते हुए बीत जाता है। वहां रामू घर से खेतों के लिए चल पड़ता है और रास्ते में कहता है, इतनी तेज धूप में भला कैसे काम होगा। ऐसा करता हूँ, गांव में ही चला जाता हूँ। वैसे भी पिताजी खेतों में काम कर ही रहे हैं, मेरे जाने से क्या हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह गांव के एक पेड़ की छांव में लेटकर सो जाता है। काफी समय बीत जाता है, पर रामू को नहीं आता देख धनिया गुस्से से कहता है, पूरा दिन बीत गया पर वह नालायक अभी तक नहीं आया। मन तो ऐसा कर रहा कि घर पर वापस जाकर उसे चप्पलों से पीटता हुआ खेतों में ले आऊं, पर अभी मैं कर भी क्या सकता हूँ। ऐसा कहकर वह उदास मन से घर की तरफ चल देता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, कहाँ पर है तुम्हारा नालायक बेटा? आज पूरा दिन बीत गया लेकिन वह खेतों में नहीं आया। नहीं जी, वह तो घर से खेतों के लिए निकला था। ऐसे में दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रामू वहां पर आ जाता है। क्यों भी निकर में कहाँ गया था और तू आज खेतों में क्यों नहीं आया? तभी रामू कहता है, वो पिताजी, मैं खेतों के लिए निकला ही था, पर रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं वैद्य जी के पास चला गया था। झूठ बोलता है, फिर से बहाना बना रहा है। तुझे थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? इस प्रकार जब भी रामू को खेतों में परिश्रम के लिए कहा जाता तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर बच जाता। एक दिन धनिया खेतों से आ रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उसे मिल जाता है और वह कहता है, ओहो, कैसे हो धनिया भाई? आजकल काफी दुबले पतले हो गए हो, दिखते नहीं हो, कहाँ रहते हो? हाँ भाई श्याम, ठीक हूँ। तुम अपनी बताओ, आजकल तुम भी कम ही दिखते हो, कहाँ रहने लगे हो? मैं तो एकदम टनाटन हूँ। अब तो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अब तुम्हें इतना काम शोभा नहीं देता। कुछ काम अपने बेटे के लिए भी छोड़ दो और मुझे ही देख लो। कभी कभार खेतों में जाता हूँ और खेत तो मेरा बेटा ही संभाल देता है। क्या बताऊं श्याम, भगवान ने मुझे इतना नालायक बेटा दिया है कि दिन भर घर पर ही पड़ा रहता है।
कुछ भी काम धंधा नहीं करता। अब बताओ मैं क्या करूं? इस प्रकार दोनों कुछ समय बात करने के बाद अपने अपने स्थान पर चल पड़ते हैं। रास्ते में वह एक पेड़ के पास से गुजर रहा होता है। तभी उस पेड़ का एक डाल टूटकर उसके पैरों पर गिर जाता है, जिससे उसके पैरों पर मोच पड़ जाती है। वैद्य द्वारा उसके पैरों में पट्टी करके उसे घर छोड़ देते हैं और उसे कुछ महीने के लिए आराम करने के लिए कहा जाता है। तभी धनिया रामू को बुलाकर कहता है, देखो रामू, मेरे पैरों में मोच आ गई है और वैद्य जी ने कुछ महीने आराम करने को कहा है और फसल बोने का समय भी आ गया है और खेतों की खुदाई अभी तक आधी भी नहीं हुई है। जल्दी ही खुदाई करके फसल नहीं बोई गई तो अगले वर्ष खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हें अकेले ही खेतों की खुदाई करके जल्दी ही उसमें फसल बोनी होगी। पर पिताजी, मैं इतना जल्दी खेत अकेले कैसे खोदूंगा? वो सब मुझे नहीं पता, यह तो तुम्हें पहले सोचना था। अगर तुम मेरे साथ पहले ही खेतों के लिए चला होता तो अब तक खेत खुद चुका होता। अब तुम्हें अकेले ही खेत खोदना पड़ेगा। ऐसा सुनकर वह खेतों के लिए चल देता है और खेतों में पहुंचकर खुदाई में जुट जाता है। पूरे दिन खुदाई करने पर भी वह थोड़ा सा खेत खोद पाता है। इसलिए वह कहता है, लगता है चोट लगने के कारण पिताजी का दिमाग खराब हो गया है। भला इतना सारा खेत मैं अकेले कैसे खोद पाऊंगा? ऐसा सोचकर वह उदास मन के साथ घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वह एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं। उसे उदास बैठा देखकर वे उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्यों बेटा, क्या हुआ? यहाँ उदास क्यों बैठे हो? कोई समस्या है तो बताओ। क्या बताऊं बाबा, फसल बोने का समय आ गया है पर खेतों की खुदाई अभी भी बाकी है। जब तक खुदाई होगी तब तक फसल बोने का समय भी चला जाएगा। अगर फसल नहीं होगी तो अगले वर्ष खाने को अनाज भी नहीं होगा। हाँ बेटा, पर इसमें गलती तो तुम्हारी ही है ना। पहले खेत खोद लेते तो ये समस्या नहीं आती। हाँ बाबा, मैं आगे ध्यान रखूंगा, पर आप अभी मुझे कोई उपाय बताइए। तो ठीक है। ऐसा कहकर साधु उसे एक सोने का जादुई फावड़ा दे देता है। यह लो। यह कोई साधारण फावड़ा नहीं है, यह एक जादुई फावड़ा है। खुदाई करने में यह तुम्हारी मदद करेगा, पर खुदाई होने के बाद यह एक साधारण फावड़े में ही बदल जाएगा। इसे संभाल कर रखना। धन्यवाद बाबा। रामू बाबा को प्रणाम करके घर की तरफ चल पड़ता है। सुबह होते ही वह फिर से खेतों में पहुंचता है और कहता है, आज तो मेरे पास बाबा का दिया हुआ जादुई फावड़ा है। आज मैं पूरा खेत एक दिन में ही खोद डालूंगा। फिर पिताजी को पता चलेगा कि उनका बेटा नालायक नहीं है। ऐसा कहकर वह फिर से खुदाई में जुट जाता है और जादुई फावड़े की मदद से पूरा खेत खोद डालता है और अगले दिन उसमें फसल भी बो देता है। और इस वर्ष अच्छी जुताई के कारण उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। रामू अगले वर्ष फसल बोने के समय आने से पहले ही खुदाई कर देता है।